हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं इंडिया चाइना डिस्प्यूट एक्सप्लेन्ड का आगे का पार्ट। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर चैनल के अंदर है, तो अगर वो नहीं देखा तो पहले वो देख लेना। फिर देखिए काफी अच्छी स्टडी है, इससे ये पता लग रहा है कैसे चाइना जो छोटा देश था इतना बड़ा हो गया। वो तो कितनी बारी हमने वीडियोस में समझाने की कोशिश और की है। किस तरीके से उसने जो है पूरी डेमोग्राफी बदल दी। मतलब आज आप जैसे आप कभी देखते हैं कि तिब्बत में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नहीं देखते। सिर्फ वो ठीक है कि मतलब आपको कोई न्यूज़ नहीं आती कि आंदोलन चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा, बल्कि वहाँ के लोगों को तो लगता है चाइना के ये पार्ट है। आपको इतना पता है दलाई लामा जी धर्मशाला में रहते हैं, ये होता है, मगर आपने कभी ये नहीं सुना कि तिब्बत में दंगे फसाद चल रहे हैं, लोग रिवोल्ट कर रहे हैं कि हमें आजादी चाहिए, हमें वापस अपना तिब्बत चाहिए। वो सब सुनने को मिलता है। जो भी किया उन्होंने पूरा का पूरा एरिया कब्जा कर लिया और वहाँ पे कोई शोर भी नहीं मचाता। दैट इज वहाँ के बच्चों जो अब जनरेशन आई है उनका ऐसा दिमाग वो किया हुआ है कि उनको लगता है चाइना ही अपनी कंट्री है। उसका मैं देखा भी था, जो भाई साहब गए थे, एक लड़की भी देखी थी, वो कहती है फ्रॉम तिब्बत। उसको कुछ पता नहीं था कि तिब्बत एक जमाने में अलग हुआ करता था कंट्री। वो उसको लगता है मैं चाइना के चाइनीज, मैं चाइना का पार्टी हूँ। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। इन्होंने साइन किया था, लेकिन चाइनीज ने इसे साइन करने से बिल्कुल साफ मना कर दिया था। चाइना ने कहा कि ये कोई बफर जोन नहीं होगा, पूरा तिब्बत हमारा है, हम आधा नहीं लेंगे। और इधर से अंग्रेजों का कहना था कि जो तिब्बत की बाउंड्री है उसका फैसला तिब्बत करेगा, चाइना नहीं करेगा। और तिब्बत ने साइन कर दिया तो ये एग्रीमेंट वैलिड है, फिर चाहे चाइना इसको साइन करे या ना करे। और जब ये चीज हो जाती है तो चाहे कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो, नेशनल और इंटरनेशनल फोरम पे ऑफिशियल मैप दिखाना हो, हर जगह पे ब्रिटिश इंडिया के अंदर ही अक्साई चीन को दिखाया जाता है। यहाँ तक कि चाइना भी अक्साई चीन को अपने ऑफिशियल मैप में नहीं दिखाता था। हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा की एक बुक है इंडिया आफ्टर गांधी, उसके अंदर भी ये चीज मेंशन है कि चाइना ने अपने ऑफिशियल मैप तक में अक्साई चीन को नहीं दिखाया था। तो देखिए अब इसके बाद काफी टाइम तक ऐसे चलता रहता है और फिर इसके बाद ईयर आता है 1947 और हमारा देश आजाद होता है। आजाद होने के बाद नेहरू जी ब्रिटिशर्स के बनाए हुए ऑफिशियल बॉर्डर्स को एज इट इज मानते हैं। और फिर इसके 2 साल बाद ईयर 1949 में चाइना के अंदर सिविल वॉर शुरू हो जाती है, जिसमें 2 गुट आपस में लड़ जाते हैं। और चाइना की इस इंटरनल लड़ाई में कम्युनिस्ट पार्टी के माओ जेडोंग वहां की नेशनलिस्ट केएमटी को हरा के चाइना के अंदर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी बनाते हैं। और कहते हैं कि इससे पहले जो चाइना में चल रहा था वो सब कुछ नहीं माना जाएगा। इनफैक्ट इससे पहले की जो लीडरशिप थी, जिन्होंने नाम रखा था चाइना का रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसको भी ये लोग नहीं मानते कि ये सब नहीं चलेगा और चाइना को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोला जाएगा। और फिर इसके बाद एक सेरेमनी रखी जाती है जिसमें माओ डिफरेंशिएट करने के लिए चाइना के लीडर बनते हैं। और इससे पहले जो लीडरशिप अगर वो भाग के ताइवान चली जाती है और अभी भी ये लोग वहीं ताइवान में ही रहते हैं। और इसके साथ साथ माओ जेडोंग, ये जो रिपब्लिक ऑफ चाइना ने एग्रीमेंट वगैरह किए थे, इसको भी कहते हैं कि ये नहीं माना जाएगा। तिब्बत जो है वो पूरा का पूरा चाइना का पार्ट है, ये बोलते हैं ये। और फिर 1 साल बाद ईयर 1950 में ये जो आउटर तिब्बत था, इस पे माओ जेडोंग अटैक कर देते हैं। जो ब्रिटिशर्स बफर जोन बना के गए थे, इस पे अटैक करके इसको अपने अंडर में ले लेते हैं। और जो तिब्बत के दलाई लामा थे, इसके कुछ टाइम बाद वो इंडिया भाग के आ जाते हैं, इंडिया में शरण मिल जाती है उनको और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में वो रहते हैं, अभी भी वहीं पे रहते हैं। अब ये जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें ये आउटर तिब्बत वाला पार्ट जो था, जो माओ ने मार काट मचा के अपने अंडर में ले लिया था, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट था। इसमें इंडिया ने तिब्बत की मदद करने तो बहुत दूर की बात, वर्बली भी अपोज नहीं किया। इनफैक्ट जब ये लड़ाई चल रही थी, यानी कि चाइना जब तिब्बत के ऊपर हमला कर रहा था, तो इंडिया ने चावल भी सप्लाई किए थे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को, और यही चावल आगे चल के भारी पड़ते। और जब ये सारी चीजें हुई तो डिस्कशन स्टार्ट हो गया कि रियल चाइना है कौन, ताइवान वाला चाइना रियल है या फिर ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है ये रियल चाइना है। और जो यूएन के अंदर परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल की जो मेंबरशिप थी, वो तो पुरानी लीडरशिप रिपब्लिक ऑफ चाइना। इंडिया ने ठीक किया है, क्योंकि कई लोगों का कहना है कमेंट सेक्शन में चाइना हमारा मेन दुश्मन नहीं है, दोस्त है, इसलिए चावल देना वो जोक है। चावल देना और तिब्बत को बोलना कोई भी ले ले यार, तिब्बत के लिए स्टैंड करना या उसको हमारा दोस्त ले ले, कोई चिंता वाली बात नहीं। पहले मैं ऐसे हो गई थी, दुखी हो गई थी, पर फिर मुझे याद आया कि नहीं, कि अपने लोग कहते हैं कि नहीं, चाइना हमारा थ्रेट नहीं है। ठीक है, आरओसी के पास थी, तो वो तो बची नहीं थी, वो सब तो ताइवान चले गए थे। तो इस मेंबरशिप का क्या किया जाए, वो ये जो नई पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी बनी है, इसको दे दो। और ये जो अनऑफिशियल चीज है, 2 अगस्त 1955 को जवाहरलाल नेहरू जी ने चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा था, ये उसकी कॉपी एक बार आप पॉज करके पढ़ लेना। तो ये आउट हो गया था, तो इसी की वजह से लोग कहने लगे कि नेहरू जी ने यूएन की जो परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल की सीट है वो चाइना को दे दी। अब इसके 2 साल बाद चाइना के माओ जेडोंग ने अपने रंग दिखाना स्टार्ट किए। इंडिया के साथ तो बहुत अच्छी अच्छी बातें की। नेहरू जी को कभी लगा ही नहीं कि चाइना इंडिया के ऊपर कभी सपने
कोने में भी अटैक कर सकता है। हिंदी चीनी भाई भाई वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था। अब इस टाइम पे एक तरफ तो चाइना जो था वो मीठी मीठी बातें कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी स्टेटमेंट दे रहा था कि तिब्बत चाइना का हाथ है और लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश जो है वो उसकी उंगलियां। लेकिन इन सब स्टेटमेंट्स के बाद भी इंडिया जो था वो चाइना की इंटेंशन समझ नहीं पाया, और फिर इसके कुछ टाइम बाद ही चाइना क्या करता है, चाइना अक्साई चीन, कोई नहीं, हमारे यहाँ के लोग भी नहीं समझ पा रहे अभी डिस्कस किए हाईवे नंबर G219 बनवाना शुरू कर देता है। इंडिया को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता है, लेकिन आईबी चीफ बीएन मुलिक ने कहा कि इंडिया को सब पता था, लेकिन जानबूझ के वो चुप रहा उसकी सिचुएशन की वजह से। लेकिन जब ये रोड बनाई अक्साई चीन के अंदर, तो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी सुबिमल दत्त ने तुरंत नेहरू जी को लेटर लिखा, जिसमें लिखा था उन्होंने और क्लियर बताया था कि जो चाइनीज हैं ये G219 हाईवे बना रहे हैं जो इंडिया के अक्साई चीन से होकर गुजर रहा है, और 180 किलोमीटर की रोड है ये टोटल। तो उस टाइम पे तो चाइना इसको एक कंफ्यूजन की तरह दिखा रहा था, लेकिन एक्चुअल में चाइना इंडिया के ऊपर अटैक की तैयारी कर रहा था, और इस रोड को इसलिए बना रहा था ताकि जब वॉर जैसी सिचुएशन हो तो मिलिट्री और लॉजिस्टिक वगैरह जो है वो पहुंच सके। तो शुरू में कोई बात नहीं, हिंदी चीनी भाई रोड वाला इंसिडेंट हुआ तो इंडिया को समझ में आ गया। इंडिया ने सबसे पहला काम ये किया कि एक ऑफिशियल मैप रिलीज किया, और अक्साई चीन का जो पूरा का पूरा एरिया था वो इंडिया के अंदर दिखाया उसमें, और अक्साई चीन के कई इलाकों में आर्मी की पोस्टिंग वगैरह भी कर दी। और जब ये मैप रिलीज किया इंडिया ने, तब जाके पहली बार चाइना ने बोला कि ये सही चीज नहीं है। चाइना के प्रीमियर जोऊ इन लाई ने 16 लैंड पॉइंट्स भेजे कि ये जो एरिया है यहाँ तक सब चाइना का पार्ट है। अभी करंटली भी जो एलएसी बनी है वो इन्हीं लैंड पॉइंट से पास बनी है। अक्साई चीन मैटर को लेके इंडिया और चाइना के बीच में बहुत सारे नोट्स एक्सचेंज हुए, बहुत सारे डिस्कशन हुए, लेटर एक्सचेंज हुए, लेकिन ये सारी चीजें चाइना जो था वो टाइम बाय करने के लिए कर रहा था। और फिर जब डेट आती है 28 अक्टूबर 1962, इस डेट को चाइना जो था वो इंडिया के वेस्ट और ईस्ट दोनों बॉर्डर पे अटैक कर देता है। Behind the Himalayas, these Indian and Chinese soldiers are clashing on either side of the makeshift border. Neighbors कोई नहीं, इंडिया चाइना इज नॉट अ थ्रेट फॉर इंडिया, दोस्त है, दोस्त अनएक्सपेक्टेड था इंडिया के ज्यादा लिए। थ्रेट यूएस से गलती से कर दिया चाइना जो था वो अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन दोनों तरफ घुस जाता है। ये इतना अंदर तक घुस गया था अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के अंदर। चाइना का प्लान ये था कि वो अरुणाचल प्रदेश को नेगोशिएशन के लिए यूज करेगा और अक्साई चीन के बदले अरुणाचल प्रदेश को इंडिया को वापस कर देगा। काफी दिन तक जब लड़ाई चलती है और चाइना जहां तक उसने सोचा था जब वहां तक पहुंच जाता है, मतलब कि वेस्टर्न सेक्टर के अक्साई चीन में ये यहाँ तक और अरुणाचल प्रदेश में ये यहाँ तक, और जब यहाँ अंदर तक घुस जाता है, इसके बाद 21 नवंबर 1962 को लड़ाई रुकती है और चाइना अरुणाचल प्रदेश से जो मैकमोहन लाइन थी उससे तो अपनी आर्मी को पीछे कर लेता है, लेकिन अक्साई चीन पे पीछे बिल्कुल भी नहीं हटता है। और जो 16 लैंड पॉइंट जो चाइनीज मिनिस्टर जोवा ने भेजे थे लगभग वहीं पे पहुंच के रुक जाता है। अब देखिए जो अक्साई चीन है ये कोई प्लेन एरिया नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड पहाड़ भी है यहाँ पे। ऐसे एलएसी कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है कि एक तरफ चाइना खड़ी है दूसरी तरफ इंडिया पड़ा है। ये जो एलएसी की बाउंड्रीज है ये कई लैंड पॉइंट से जुड़ के बनती है, और यहाँ पे जो वेदर है वो भी बहुत एक्सट्रीम रहता है। इंडिया जो है वो अपने अलग लैंड पॉइंट क्लेम करता है और चाइना जो है वो अपने अलग मानता है। तो एक बहुत ही अनडिफाइंड और जिगजैग एरिया बन जाता है जहाँ पे 1962 में दोनों देशों की आर्मी रुकी थी, और इसी को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला जाता है। मतलब कि इंडिया ने कहा अक्साई चीन हमारा है, बॉर्डर हम जॉनसन लाइन जो है उसी को मानते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हमारा कंट्रोल वहां तक नहीं है। तो जो एरिया जहां ये रुके हुए हैं, जहां एक्चुअल हमारा कंट्रोल है, इसको हम एलएसी बोल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया ने इसी एलएसी को बॉर्डर मान लिया। इंडिया जो है वो बॉर्डर जॉनसन लाइन ही मानता है। और जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था कि एलएसी जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, अलग एलएसी है और चाइना के हिसाब से अलग एलएसी है। एलएसी जो इंडिया मानता है वो लगभग ये जो ब्लू लाइन है ये है, और चाइना जो है वो ये रेड वाली लाइन जो है इसको इस पे मैं तो वो लाइट ब्लू वाली बोल रही हूँ। इसके बीच जो एरिया है ये बफर जोन की तरह बन गया है। यहाँ पे दोनों देशों की जो आर्मी है वो अलग अलग पॉइंट्स पे बैठ जाती है, पेट्रोलिंग करती है। यहाँ कोई पोस्ट नहीं बना रखी, कोई मिलिट्री पोस्ट नहीं है यहाँ पे, बस पेट्रोलिंग होती है और कभी कभी झंडे वगैरह दिखाए जाते हैं। और मेनली जो लड़ाई भी कितने हैं कि हम अपना लैंड ही नहीं लेके ला पा रहे इतने सालों से। बफर जोन को भी अपने अंडर में लेना चाहता है। जो एलओसी चाइना खुद कहता है वो उसी को लेने के चक्कर में। ये जो गलवान वाली लड़ाई हुई थी वो भी इसी बफर जोन के अंदर ही हुई थी। अभी जो 1962 की वॉर हुई थी इसके बाद इंडिया को चाइना की असलियत तो बहुत अच्छी तरीके से पता चल गई थी। कोई नहीं पता चली, लोगों को अच्छा लग रहे हैं लेकिन इसके एक साल बाद 1963 में पाकिस्तान ने जो साक्षगाम वैली का एरिया था इसको भी चाइना को गिफ्ट में दे दिया। इंडिया ने तब भी बहुत ज्यादा अपोज किया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और फिर इसके बाद इंडिया चाइना का जो बॉर्डर था छोटे छोटे लैंड पॉइंट पे कहीं ना रशिया की तरह करना था ना अटैक, सुनाई आ रहा था। तो यूक्रेन को जैसे किया। इंडिया चाइना के 3488 किलोमीटर के इस बॉर्डर में सिक्किम वाला जो 220 किलोमीटर का बॉर्डर है इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें चाइना भी एग्री करता है, हमें भी कोई इशू नहीं है। तो इंडिया ने डिसाइड किया कि जो सिक्किम का बॉर्डर है एटलीस्ट इसको ग्राउंड पे मार्क कर लिया जाए और फेंसिंग करवा ली जाए ताकि आगे चल के कोई इशू ना हो। सितंबर 1967 का टाइम था और इस टाइम पे इंडिया ने सिक्किम के
बॉर्डर पे तारबंदी करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि फिर फेंसिंग आ करना जाएंगे चालू वो। कर दिया। अब ये देख के चाइना जो था बड़ा उसको बहुत पकड़ ज्यादा के। बुरा लगा। चाइना ने भी सेम टाइम पे सेम एरिया के पास में फेंसिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब वैसे तो जो सिक्किम का एरिया है उसके जो पहाड़ है वो बॉर्डर की तरह ही है, वो सिक्योर करके रखते हैं उस बॉर्डर को, लेकिन कुछ पासेस हैं उन पहाड़ों के बीच में जहां से चाइना की एंट्री हो सकती है, जैसे नाथुला, जिलीपला, चोलाला, ये सारे पासेस जो हैं ये सिक्योर करना नाथुला था। तो तो ये बहुत सारी कम चीजें है। देख के चाइना ने भी नाथुला के नॉर्थ में फेंसिंग करना स्टार्ट कर दिया, और ये देख के इंडिया ने भी सिक्किम के साउथ में फेंसिंग करना स्टार्ट कर दिया। और जब बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो 11 सितंबर 1967 वाले दिन धोखे से चाइना के सोल्जर आए और उन्होंने इंडियन सोल्जर्स पे फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिसमें से 88 इंडियन सोल्जर जो थे वो शहीद हो गए। अब देखिए 1962 की जो वॉर थी उसमें इंडिया प्रिपेयर नहीं था। इंडिया उस टाइम पे हिंदी चीनी भाई भाई वाले कॉन्सेप्ट पे चल रहा था। चाइना को लग रहा था कि इंडिया इस बार फिर से लड़ाई के डर से पीछे भाग जाएगा, लेकिन इस बार इंडिया जो था वो चाइना की इंटेंशन जानता था। तो नाथुला पास से जैसे ये चाइनीज अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, इनको सामने खड़े मिलते हैं 2nd बटालियन ग्रेनेडियर्स के 6-6 फीट के जाट। 2nd बटालियन ग्रेनेडियर्स और राजपुताना राइफल्स ने 340 चाइनीज वहीं पे खत्म कर दिए। चाइनीज ये जो फेंसिंग वगैरह कर रहे थे सारी की सारी उड़ा दी जाती है। चाइनीज को तुरंत पीछे भागना पड़ता, और इस चीज को 1962 की जो वॉर हुई थी उसके बदले के रूप में देखा जाता है। चाइना को वैसे सिक्किम में इतना ज्यादा इंटरेस्ट बदले के नहीं कर लेकिन सकते, इंडिया हमें को लाइन जब बैक वापस पे लाने मिले तब के लिए बदला जो होगा। ईस्टर्न बॉर्डर था, चाइना ने वहां पे भी हरकतें चालू कर दी थी। सिक्किम के बहुत ही पास पड़ता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी बोला जाता है। तो इसी वजह से जो चाइना है वो सिक्किम के अंदर कुछ ना कुछ हरकत करता रहता है, वहां पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करता है। जो डोकलाम में भी इंडिया चाइना की जो लड़ाई हुई थी उसमें भी यही सारे रीजन थे, ताकि आगे कभी फ्यूचर में वॉर हो तो इंडिया पे प्रेशर बनाया जा सके इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कंट्रोल में रख के। ये बहुत ही छोटा सा कॉरिडोर है, अगर इसको बड़ा करना चाहिए यार, बांग्लादेश को गए कंटेन में करके। नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो कट ऑफ हो जाएगा। इसलिए चाइना इस रीजन में बहुत इंटरेस्ट दिखाता है। ये है नाथुला पास और ये है डोकलाम। हमारे और ये अंकल यहाँ पे थे, वो पड़ता है यहाँ सिलीगुड़ी posted थे कॉरिडोर। आर्मी इसके में। बाद भी इंडिया और बांग्लादेश चाइना से जो था, contain करके उसने करना कई चाहिए जगह था पे बड़ा लड़ाइयाँ तक। की, कई जगह पे चाइना ने एग्रेशन दिखाया, लेकिन अब चाइना जो कहाँ से aggression कहाँ दिखा पूरा था चाइना, तिब्बत ले गया, हम उसमें जरा सा इंडिया की सिलीगुड़ी तरफ से नहीं कर जवाब पा मिल रहे। रहा था, क्योंकि इस टाइम तक इंडियन मैं आर्मी ऐसी ने चीजें नहीं दो देखती, मेरा बड़ी खून वॉर लड़ी खौलता है। थी, सी वॉरफेयर में भी अपने आप को प्रूव किया था। तो चाइना को भी ये चीज समझ में आ गई थी कि अब इंडिया से लड़ना इतना आसान नहीं होगा। तो चाइना ने यहाँ से इसका सोल्यूशन निकालने के लिए पीसफुल तरीके के ऑप्शन एक्सप्लोर करे। ईयर 1993 और 1996 के बीच में इंडिया और चाइना दोनों कंट्रीज ने लड़ाई के बदले पीसफुल एग्रीमेंट्स करने पे फोकस किया, चालू क्योंकि है। लड़ाई में वो बहुत ज्यादा ready हो नुकसान रहे हो हैं। रहा था और दोनों कंट्रीज का नुकसान हो रहा था। इन एग्रीमेंट्स में सबसे पहली चीज तो दोनों कंट्रीज ने ये डिसाइड की कि चलो ठीक है, दोनों कंट्रीज के हिसाब से उनके जो बॉर्डर है वो अलग है, लेकिन एक काम ये किया जा सकता है कि फिलहाल के लिए दोनों कंट्रियां एक्चुअली जहां पे कंट्रोल करती हैं एटलीस्ट उसको तो रिकॉग्नाइज कर लिया जाए। तो इसकी वजह से दोनों कंट्रीज ने म्यूचुअल डिस्कशन के बाद LAC को, जो कि अक्साई चीन में थी, उसको बढ़ा के अरुणाचल प्रदेश तक कर दिया गया कि फिलहाल के लिए ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और अब जितनी भी चीजें होंगी उसको हम पीसफुली रिजॉल्व करेंगे। तो जो मिडिल सेक्टर था, ये भी ईस्टर्न गलती सेक्टर कर था, दी। वहां तक तो LAC दोनों कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज कर लिया था, लेकिन जो वेस्टर्न सेक्टर था, जो अक्साई चीन वाला था, वहां अभी भी इंडिया और चाइना जो थे उनकी जो LAC थी, जो परसेप्शन था जो LAC का, वो अलग अलग था। लेकिन उसके बाद भी दोनों कंट्रीज ने पीसफुली बैठ के बात करी और बातचीत से ही इसका हल निकालने की कोशिश की। दूसरी चीज दोनों कंट्रीज ने इन एग्रीमेंट्स में ये की, ये डिसाइड हुआ कि दोनों कंट्रीज में से किसी की भी जो आर्मी होगी वो LAC पे कुछ भी हो जाए, बम्बार्डमेंट या फायरिंग नहीं करेगी, यहाँ तक कि किसी भी तरीके के हथियार जमा नहीं करेगी और कोई भी चीज ऐसी नहीं करेगी जिससे लड़ाई जैसी सिचुएशन हो। यही रीजन है कि आज की डेट में भी आप अगर कोई कंफ्लिक्ट देखते होगे इंडिया और चाइना का, तो उसमें हमेशा लाठी, डंडे, लोहे के जो स्पाइक्स वाले जो रॉड होती हैं, ये सब चीजों से लड़ाई होती हुई मिलेगी, लेकिन बंदूकें कोई नहीं चलाता। तो उसके पीछे यही एग्रीमेंट है। और गलवान का भी केस आप देखोगे तो उस समय भी हाथों से और डंडों से लड़ाई हुई थी, गोलियां वहां भी नहीं चली थी। तो देखिए, जब दोनों कंट्रीज के बीच में ये एग्रीमेंट वगैरह हुए तो काफी सालों तक LAC पे पीस रही, लेकिन इसके बाद चाइना ने नई स्ट्रेटेजी शुरू कर दी। देखिए, जब दो देशों में वॉर होती है उसका तो क्या उसमें हुआ? जिस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि Cities. रोड्स, ब्रिजेस, cities. एयर स्ट्रिप्स, रेलवे लाइन, ये सारे अच्छा cities होता लेके आ है, रहा उस है वो। एरिया में उसको बहुत ज्यादा बड़ा एडवांटेज होता है। हथियार बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, फूड वगैरह हर एक चीज बहुत जल्दी पहुंच जाती है। जितनी देर में उनके 100 सोल्जर्स पहुंचते हैं उतनी देर में 1000 सोल्जर्स पहुंच जाते हैं इधर से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस कंट्री का अच्छा होता है उसको तो ready बहुत बड़ा हो रहा है advantage भाई। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा ना हो तो कितनी भी अच्छी आर्मी हो वो कोलैप्स कर जाती है। जैसे चाइना ने भी 1962 की वॉर करने से पहले रोड बनाई थी, उसके बाद वॉर करी थी। तो इसलिए दो कंट्री जब आमने सामने आती हैं तो वहां पे बॉर्डर के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना एक थ्रेट की तरह देखा जाता है। तो चाइना ने क्या किया, ये एग्रीमेंट वगैरह तो करे, Cities ले इसके आए। कुछ टाइम बाद ही जब चाइना थोड़ा इकोनॉमिकली ग्रो करने लगा तो चाइना ने LAC के पास रोड्स, ब्रिजेस, एयर स्ट्रिप्स, रेलवे लाइन, ये सब तेजी से पूरा बनाना स्टार्ट एक्साई कर चीन दिया। को कंट्रोल इसका कर लिया सीधा अब तो। मतलब था कि चाइना वॉर के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। कैसे वहीं वापस दूसरी तरफ आएगा, नहीं इंडिया आ जो था सकता। वो इकोनॉमिकली उतना स्ट्रांग नहीं था। तो उस टाइम पे इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था LAC के पास वो डेवलप नहीं हो पाया। और इसी चीज को अरे लेकर जवाहरलाल इंडिया नेहरू जो ने था वो सब पूछ कबाड़े रहा किए हैं। कि जब आप पीस की बात कर रहे हो तो आप LAC के पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों डेवलप कर रहे हो। और जब कुछ टाइम बाद चाइना ने अपना थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया LAC के पास, तो चाइना ने सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी स्टार्ट कर दी।
सलामी तो स्लाइड इसमें क्या होता है कि चाइना धीरे-धीरे आ गया, एक तो साथ धीरे-धीरे बड़ा आ गया। एरिया लेने की बजाय बिल्कुल छोटे-छोटे एरिया पे आके अपनी आर्मी बैठा देता है। अब जिस कंट्री का इंफ्रा अभी बना नहीं है, यानी कि इंडिया का इंफ्रा जो था वो उस समय बना नहीं था और धीरे-धीरे। इकोनॉमिकली भी अभी वो कंपैरेटिवली बहुत कम है, तो वो एक बहुत ही छोटे से एरिया के लिए वॉर नहीं शुरू करेगा, वो इस चीज को अवॉइड करेगा। ऐसे धीरे-धीरे करते-करते चाइना बहुत आगे बढ़ गया। ईयर 2007 आते-आते चाइना ने इंडिया में 130 सीक्रेट इनकर्जन्स किए और जब इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू ये सारी चीजें पता चली तो इंडिया उसके लिए तैयार ही नहीं था। तो फिर इसके बाद इंडिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात की गई, लेकिन इंडिया के अंदर जब भी बात ही इंफ्रास्ट्रक्चर होती थी। डेवलप होता था एलएसी के पास तो वहां दिक्कतें आती थी। जैसे एक तो इंडिया डेमोक्रेसी है, चाइना की तरह वन पार्टी सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे एनवायरमेंटल जो एनजीओ वगैरह थे वो आ जाते थे कि एलएसी के पास मोदी आप जी आए ना, infrastructure करेंगे develop ना कर रहे हो, इनको इससे सब। एनवायरमेंट खराब होगा, तो इस प्रोजेक्ट्स को रोक देते थे, केस कर देते थे, तो इससे डिले हो जाते थे प्रोजेक्ट। दूसरी दिक्कत इसमें वो तो आती थी कि कुछ भी बताया भी था infrastructure मोदी इंडिया जी बनाने ने। की कोशिश करता था नेशनल इंटरेस्ट के लिए तो जो है चाइना उसको बहुत हटाना ज्यादा पड़ेगा। aggression स्टार्ट कर देता था, अलग-अलग बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कर देता था। तो जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है इंडिया के अंदर वो ये सारी चीजें अवॉइड करती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो और बवाल होगा, सर पे एक और दिक्कत आके खड़ी हो जाएगी और फिर ऑपोजिशन इसको लेकर फिर से घेरेगा। इसीलिए इंडिया का जो एलएसी है उसके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो रहा है। इसका फायदा चाइना ने उठाया और चाइना की इस सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी से हम 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पे अपनी प्रेजेंस गवा चुके हैं। देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि अक्साई चीन का जो एरिया है वो कॉम्प्लिकेटेड है, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। इंडिया चाइना दोनों की परसेप्शन एलएसी है, उसके बीच में अनडिफाइंड बफर जोन है जिस भैया ये वीडियो देख ये कर वीडियो आपको बता रहा है कि कैसे चाइना आपका दोस्त है हाँ, हिंदी और चीनी कैसे भाई आपको उनसे भाई दोस्ती करनी चाहिए और उससे आपका और कितना लॉस होगा फ्यूचर में आपको पता हमारा चल जाएगा। सबसे बड़ा दुश्मन तो अमेरिका है और चाइना तो हमारा दोस्त है। हमारे को उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप्स रखने चाहिए। लैंड किसको देंगे? दोस्त को ही तो देंगे। हाँ, और ये बोल बोल के मैं थक गई कि भैया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चाइना और पाकिस्तान है। Right. चाइना ज्यादा डेंजरस है क्योंकि वो ताकतवर भी है और उसने हमारी जमीनें हड़प के बैठा भी और हुआ है अभी और उसकी भी- नजर है और लेने Right, अभी की। ये नहीं पता आपको पर कि समझ ही अरुणाचल नहीं प्रदेश आती। के ऊपर जो है उन्होंने बहुत सारी अपनी सिटीज बना दी हैं। और आपको ये मैं कमेंट्स में भी लिख लिख के थक गई। मैंने कहा फ्यूचर में जब अटैक करेगा ना तब पता चलेगा कि कौन दुश्मन है। पास बैठा हुआ नेबर वो तुम्हारा दुश्मन होगा कि वो इतनी दूर बैठा हुआ कोई। इतनी बड़ी कंट्री है, जरा जरा सी लैंड के लिए तकलीफ हो रही है उसे, सोचो। देखो इतना इतना करके ये चाल वो कब से कर रहा है, कब से उसका है। उसने तिब्बत हड़पा, अब वो इंडिया को हड़पने के लिए आ रहा है और हम लोग अभी तक अपना अक्साई चिन्ह नहीं ले नहीं इंडिया पाए। सिर्फ डिफेंड करता है, ये नहीं बस। देखा कि इंडिया आगे चला के उसका ना लिया हो। वो तो दूर की बात है, बल्कि वो आगे आके कोशिश कर रहे हैं, लगातार वो टेस्टिंग कर 133 रहे हैं। incursions हो गए थे, राइट? हाँ, और वो बाबा टेस्टिंग कर रहे हैं देखने के लिए कि इंडिया क्या कर सकता है जब हम अटैक करेंगे। वो प्रिपेयर हो रहे हैं मेजर अटैक करने के लिए। टाइम बताएगा। तभी मैं बोल बोल के थक गई हूँ, पर लोगों को समझ ही नहीं आता। उनको लगता है पता नहीं मुझे क्या फायदा मिलेगा या हमें क्या फायदा मिलेगा, ये बोल के कि चाइना से हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। और मोदी जी के जब वो स्टेटमेंट आई थी पॉडकास्ट में, तब मैंने ये भी बोला था कि वो सिर्फ पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए आज के टाइम चाइना को सावधान ना कर दें। हाँ, पर अंदर से मोदी जी को भी पता है कि कितना बड़ा मतलब ये जो चाइना है हमारे लिए मुसीबत है। सबसे बड़ी खतरे की घंटी वो ही है, पर लोगों को कईयों को पता नहीं, समझ क्यों नहीं आता। पर आई हैव टोटली नो क्लू। बट हम लोग तो भैया समझाने की कोशिश जितनी कर सकते हैं उसके बाद हम भी गिव अप कर देते हैं कि ठीक है भाई अब जो आपको लग रहा है फाइन है, वो तो टाइम बताएगा। मैंने लिखे भी कमेंट सेक्शन में, मैंने कहा अक्साई चिन आया क्या, अक्साई चिन मिल गया, किसने लिया था अक्साई और चिन? दोकला में भी पंगा इसलिए हुआ था क्योंकि फिर रोड बना रहे थे वो लोग। वो तो है, वो उनका इरादा जो है वो तो सब दिख रहा है, पर नहीं समझना तो फिर नहीं समझना भैया। हिंदी चीनी भाई भाई करते रहना है, उनकी मीठी चुपड़ी बातों में आना है, तो फिर हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते ना। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।